हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आइए फिर से एक बार आपके साथ मैं मिलने जा रहा हूं अपने पुराने चैनल यानी अपना चैनल जो RS ऑनलाइन क्लासेस है उस पर आपका फिर से दोबारा से स्वागत करता हूं। चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो देख पा रहे हैं आप थंबनेल के माध्यम से, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 10th का बायोलॉजी, यानी कि आपने बायोलॉजी पढ़ा था। इससे पहले एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 को पढ़ चुके। इसके साथ मैं आपका चैप्टर नंबर 2 लेकर आया हूं जिसका नाम है श्वसन, जिसका चैप्टर का नाम है श्वसन। ठीक है, अब इस श्वसन चैप्टर से कितने नंबर्स एग्जाम में बनते हैं उसको भी मैं बताऊंगा, और ये श्वसन होता है क्या, इसके सारे प्रोसेस को, सारी क्रिया को आज मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं ये मेरा पहला लेक्चर वीडियो लेसन 2 का, इसके बाद मैं आपको सब्जेक्टिव लाऊंगा और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी लाऊंगा। तो आपको बेसिक, एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा। ये पार्ट 1 होने वाला है वीडियो का। तो आइए शुरू करते हैं। पहला वीडियो आज हमारा क्या होने वाला है, देखिए। पहला आज हम लोग जानेंगे श्वसन। श्वसन होता है क्या, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। श्वसन जो होता है ना बच्चों, यह एक क्या है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। अगर आपसे पूछे कि श्वसन होता है क्या, ये देखिए श्वसन लिखा हुआ आपको दिख रहा है कि श्वसन होता है क्या, तो श्वसन जो होता है ना, सबसे पहले आपको याद रखना है कि यह एक ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। ठीक है, यह ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। अब दूसरा इसमें समझ लेंगे बात कि इससे ऊर्जा तथा ऊष्मा मिलती है। देखिए, अब जब सांस लेते हैं हम लोग, श्वसन का मतलब सांस लेना। ठीक है, अब हम जब सांस लेते हैं तो हमारा सांस कहाँ से आता है, वायु के द्वारा आता है, और वायु को ही हम क्या करते हैं, अंदर ग्रहण करते हैं, और वही जो ग्रहण करते हैं वही क्या कहलाता है, ऑक्सीजन कहलाता है। जो हवा के रूप में लेते हैं, O2 को लेते हैं, यही हमारा ऑक्सीजन रहता है। हवा क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, अब इसी ऑक्सीजन को हम अंदर ग्रहण करते हैं, और जब ये हम अंदर ग्रहण करते हैं अपने शरीर के अंदर, तो वहाँ पर जाकर वो कोशिका से मिलता है। किससे मिलता है, ऑक्सीजन जाकर कोशिका से मिलता है, और यही कोशिका क्या करता है, पूरे शरीर के पास भेजता है, ऑक्सीजन को संपर्क करवाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके साथ साथ हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा तथा ऊष्मा भी मिलती है। अब हमारे शरीर में इसके द्वारा जब ताकत मिलती है तो अंदर से एनर्जी मिलने के साथ साथ गर्मी भी पैदा होती है। क्या मिलती है, ऊष्मा मिलती है। ठीक है, साथ साथ आप याद रखेंगे कि यह एक अपचायी क्रिया है। अपचायी क्रिया किसको बोलते हैं, ये समझ ले, यानी कि तोड़ने की क्रिया को। जब कोई चीज टूटता है ना, टूटता है तो इसको ही बोलते हैं अपचायी क्रिया। क्या बोलते हैं, अपचायी क्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो टूटने की क्रिया को हम बोलते हैं अपचायी क्रिया। ठीक है, तो अगर आप इतना समझ गए हैं तो आगे और मैं बताता चलूँ कि श्वसन क्या होता है। तो एक जैविक क्रिया होता है। यह क्या है, एक जैविक क्रिया है। यह एक क्या है, तो जैविक क्रिया होती है। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं जीव, किससे, वायुमंडल से। क्या चीज से, तो वायुमंडल से। किस चीज से, वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। वायुमंडल से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और अपने कोशिका में भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं, जब ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं तो सारे कोशिका के पास ये ऑक्सीजन चला जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन के जब जाता है कोशिका में पहुंचता है तो वहाँ पर भोजन के अणुओं का, जो अंदर भोजन लेते हैं उस भोजन के अणुओं का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। भोजन के जितने भी अणु होते हैं इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, ऑक्सीकरण होता है। इतना बात आपको याद रखना है अभी आपको श्वसन से। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझते हैं अगला। आप देखिएगा यहाँ पर, जब हम लोग क्या करते हैं, वायुमंडल से हम लोग क्या लेते हैं, हवा लेते हैं। ठीक है, ये वायुमंडल से जो हम लोग क्या लिए, वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। क्या चीज़ को, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन ग्रहण होता है वो 21% ऑक्सीजन को हम लोग कहाँ से लेते हैं, वायुमंडल से लेते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम लोगों को क्या, वायुमंडल से ऑक्सीजन को लिए, यहाँ पर देखिएगा आप, हम आपको बता दें कि यहाँ से हम लोग वायुमंडल है, यहाँ हमारा क्या है, वायुमंडल। ठीक है, अब इस वायुमंडल से हम लोग क्या लिए, नासिका के माध्यम से, ये हमारा क्या है, नाक
नासिका है, ठीक है, नाक नासिका है, जिसके माध्यम से हम लोगों ने हवा को लिया और हवा यहाँ हमारे फेफड़े के पास पहुंची, ठीक है। अब ऑक्सीजन कहाँ पहुंचा? फेफड़ों की दीवार में पहुंचा। और जब ऑक्सीजन पहुंचता है यहाँ पर तो कितना प्रतिशत पहुंचता है? 21% यहाँ पर ऑक्सीजन कहाँ पहुंचता है? फेफड़ों के दीवार में पहुंचता है। और यही फेफड़ों के दीवार में पहुंचने के बाद ये किसके पास पहुंचाता है? तो कोशिका के पास पहुंचाता है। किसके पास? कोशिका के पास। यहाँ से सारे ऑक्सीजन हमारे शरीर के कहाँ पहुंच जाते हैं? कोशिका में पहुंचते हैं, ठीक है। अब कोशिका में पहुंचने के बाद वहाँ पर क्या चीज़ का निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करता है, ठीक है, ग्लूकोज बनता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन जाता है, प्रवेश करता है। और जब ये क्या होती है? उत्प्रेरक की उपस्थिति, जब एंजाइम्स रहते हैं यहाँ पर मौजूद, क्या मौजूद रहते हैं? एंजाइम्स मौजूद होते हैं, एंजाइम्स रहते हैं शरीर में, ठीक है। अब यही क्या करता है? कोशिका पिक के पास जैसे गया तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या करता है? एंजाइम्स की उपस्थिति में, यानी कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या चीज़ का निर्माण करता है? तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड क्या चीज़ का निर्माण करेगा? CO2 प्लस जल का निर्माण करता है। ये दोनों चीज़ का निर्माण करता है और साथ ही साथ उष्मा का भी निर्माण करता है। तो इतनी बात को आप याद रखेंगे कि जब हमने क्या किया? ऑक्सीजन को लिए, कहाँ से लिए? वायुमंडल को ऑक्सीजन से ग्रहण किए, नाक नासिका के द्वारा फेफड़े के पास गया और फेफड़ों की दीवार में वायु उपस्थित होती है और वही वायु क्या करती है? कोशिका के पास भेजती है, सेल्स के पास भेजती है। अब वहाँ पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। साथ में ही क्या करता है? शरीर में एंजाइम्स पाए जाते हैं और वही एंजाइम्स क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जब ये कार्बन डाइऑक्साइड जब शरीर में इस बना है, शरीर में क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना है। जब भोजन के अणुओं का ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो यहीं से हम लोग फिर से पुनः क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर मुक्त करते हैं। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन की क्रिया कहते हैं या श्वसन कहते हैं। इतना बात आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, आपने समझा ऑक्सीजन तो ग्रहण कर लिए, ऑक्सीजन 21% ग्रहण किए हैं, बट यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर जो जा रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.003% होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से निकलता है। और साथ ही साथ हम लोग ग्रहण करते हैं N2, नाइट्रोजन जो हमारे जो होता है हमारे शरीर में जो आता है वो 78% होता है। कितना प्रतिशत? 78% नाइट्रोजन होता है। आप बोलेंगे, सवाल आपके मन में एक उठेगा कि क्या सर जी, हम लोग तो सिर्फ ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। नहीं बच्चों, ऑक्सीजन तो ग्रहण करते ही हैं, मगर जब देखिए कि वायुमंडल जो है, उस वायुमंडल में आपको पता होना चाहिए कि अनेकों प्रकार के गैस पाए जाते हैं। अब वो गैस अकेला गैस नहीं होता है सिर्फ ऑक्सीजन, ठीक है, वही सभी गैस क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन सभी सब मिलकर क्या करते हैं? हम लोग नाक नासिका के माध्यम से लेते हैं और वो हमारा ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी मिलकर होते हैं। और ये भी सवाल आप याद रख लेंगे कि ऑक्सीजन को हम डायरेक्ट अपने अंदर ग्रहण को नहीं कर सकते, क्योंकि ऑक्सीजन इतना हार्ड होता है ना कि अगर आपके फेफड़ा पर डायरेक्ट गया तो आपको फेफड़ा को क्षतिग्रस्त कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे आपकी मृत्यु भी हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए इसके साथ ये सभी मिले होते हैं, तब जाकर हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो आई होप कि ये वाले सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, आपको बताते चले कि जब हमारा शरीर का निर्माण हो जाता है, जब हमारा शरीर बन जाता है, तो इसमें क्या क्या चीज़ मिलते हैं? आपको तो अभी बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं और जल मिलते हैं और ऊर्जा प्राप्त होते हैं, साथ में उष्मा भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या शरीर में जितने भी चीज़ बनते हैं उसको हम लोग अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, सबको रख लेते हैं? नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा CO2 जो है, बोले कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या आप इसको शरीर में रखते हैं? क्या आप इसको शरीर में रखते हैं? तो नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जिसको हम लोग शरीर से मुक्त करते हैं, जिसको हम लोग शरीर से क्या करते हैं? मुक्त करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और ये हानिकारक पदार्थ है। कौन सी पदार्थ है? तो हानिकारक पदार्थ है, याद रखेंगे। अब यहाँ पर H2O यानी कि जल, ये वाले जल को हम लोग क्या करते हैं? शरीर के अंदर अपने अंदर रखते हैं, शरीर के अंदर रखते हैं, ठीक है।
तो जल को हम लोग ग्रहण करते हैं, साथ ही साथ ऊर्जा को भी हम लोग अपने शरीर में रखते हैं। ठीक है, क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारे शरीर का इससे निर्माण हो सके, हम अपने दैनिक कार्य को कर सके, संपन्न कर सके। ठीक है, तो आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि किण्वन क्या होता है। इसी बात में एक और बात देख लेते हैं कि किण्वन क्या होता है। ठीक है, तो आप जानते होंगे किण्वन की क्रिया जो होती है ठोस जटिल, आपने जब भोजन किए होंगे तो जब भोजन करते हैं तो ठोस या जटिल पदार्थ होता है, इन सभी पदार्थों को, ठोस जटिल पदार्थों को आप भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे रोटी, चावल, ये दाल, ये सभी क्या है? ठोस जटिल पदार्थ होते हैं। या मांस मछली खाते हैं, वो सभी ठोस जटिल होता है। और इसको जब हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो वो क्या करता है? एंजाइम्स की उपस्थिति में क्या होती है? एंजाइम्स की उपस्थिति में अपघटित हो जाती है। एंजाइम्स की उपस्थिति में एंजाइम्स क्या करता है? हमारे शरीर में मौजूद होता है, और यही शरीर में एंजाइम्स जो मौजूद होता है ये भोजन को क्या करता है? ऑक्सीकृत करता है या अपघटित कर देता है, तोड़ देता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा, सूक्ष्म जीव के द्वारा ये क्या करता है? सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित कर देता है। सूक्ष्म जीवों के द्वारा ये क्या कर देता है? अपघटित कर देता है। और जब अपघटित हो जाता है तो किस चीज़ का निर्माण करता है? यही क्रिया कहलाती है किण्वन की क्रिया। ये क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है? किण्वन की क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे ठोस जटिल कार्बनिक पदार्थों का क्या चीज़ के उपस्थिति में? एंजाइम्स की उपस्थिति में सूक्ष्म जीव के द्वारा टूटने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? किण्वन की क्रिया कहते हैं। इतना बात आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे चलेंगे। अगला देखिएगा, यहाँ पर आपको एटीपी के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं श्वसन। ठीक है, अभी आपने पढ़ रहे हैं श्वसन ही टॉपिक पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग श्वसन से बहुत सारे सवाल निकलते हैं, इसलिए इसके बारे में आपको बताना भूल गया कि इस चैप्टर से आपको या तो 5 से 10 मार्क्स का सवाल बनेगा। कितना मार्क्स का? 5 से 10 नंबर का सवाल यहाँ से इस वाले चैप्टर से रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं श्वसन। श्वसन क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। याद रखेंगे, श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। क्या हो रहा है? श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। अब एक और बात जान ले कि वायवीय का एक और नाम है ऑक्सी। क्या नाम है? ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन भी बोलते हैं इसको। और अवायवीय का एक और नाम है अनॉक्सी। क्या नाम है? अनॉक्सी। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। वायवीय का पहला नाम वायवीय है और दूसरा नाम क्या है? ऑक्सी है। और अवायवीय का पहला नाम अवायवीय, दूसरा नाम अनॉक्सी। ये नाम को आपको याद रखना है। कभी कभी सवाल आपको वायवीय की जगह पर ऑक्सी क्रिया, ऑक्सी श्वसन भी आ सकता है, और अवायवीय की जगह पर आपको अनॉक्सी श्वसन भी आ सकता है, यह देखने को मिल सकता है। तो आइए आपको बताते चलें कि एटीपी, आपने इस चैप्टर में देखा होगा कि एटीपी क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म आपको बता दें। एडिनोसाइन क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है ए से एडिनोसाइन, और टी से टीपी का मतलब होता है ट्रीफॉस्फेट। क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म यदि आपसे पूछा जाए तो एडिनोसाइन टी फॉस्फेट होता है इसका। ठीक है, तो ये हमारा एटीपी का फुल फॉर्म है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब आपको एक और बात याद रखना है कि वायवीय के अंतर्गत, जब वायवीय क्रिया होती है उस क्रिया के अंतर्गत कितने एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एटीपी क्रिया जो होती है वायवीय में कितना एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है, तो 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ पर मुक्त लिख सकते हैं आप कि 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है हमारे शरीर में वायवीय क्रिया के दौरान, और अवायवीय क्रिया के दौरान 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है हमारे शरीर से। ठीक ना, 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है हमारे शरीर से। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आगे और भी बताते चलूँ मैं एटीपी के बारे में। आपको एटीपी के बारे में कुछ मुख्य बातें बता दूँ। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मुख्य बातें एटीपी की क्या है। पहला तो आपको याद रखना है कि एटीपी को ऊर्जा का मुद्रा भी कहा जाता है, यानी ताकत का सिक्का भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि किसे ऊर्जा का मुद्रा कहा जाता है, तो एटीपी को ऊर्जा का मुद्रा भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक भी एटीपी कहलाता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन बनेगा या पूछेगा कि रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक कौन है, तो एटीपी होता है। ठीक है,
तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि एटीपी को जैव ऊर्जा भी कहा जाता है। एटीपी को कौन सा ऊर्जा भी कहा जाता है? तो जैव ऊर्जा भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट आपका है कि ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। याद रखेंगे, जो ग्लूकोज होता है हमारे शरीर में जो बनता है उसको क्या कहते हैं? कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो और आगे हम लोग बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि आगे हम लोगों का जो टॉपिक होता है, श्वसन को आपने देख लिया कि कितने प्रकार के होते हैं श्वसन। अब हम लोग जानेंगे कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के में क्या फर्क होता है, ठीक है, या वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन क्या होता है, ठीक है। तो वायवीय श्वसन के बारे में अभी आपने पढ़ा था। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यह श्वसन का प्रथम चरण है। यह किसका है? श्वसन का ही प्रथम चरण होता है। श्वसन का पहला चरण है, ठीक है, ये पहला ही चरण होता है श्वसन का, जिसमें क्या होते हैं? जिसमें क्या होते हैं? बनते हैं पाइरूवेट। अब इसमें क्या बनते हैं बच्चों? तो इसमें बनेंगे पाइरूवेट। क्या बनते हैं? पाइरूवेट बनते हैं। पाइरूवेट बनते हैं जो विखंडित होने के लिए, अब यही पाइरूवेट क्या होने के लिए? टूटने के लिए, विखंडित होने के लिए, विखंडित होने के लिए कहाँ चला जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास चला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास चला जाता है, ठीक है। जो विखंडित होने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के पास चला जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है और विखंडित होकर कार्बन डाइऑक्साइड और उसके अणु बनाते हैं, ठीक है, या मुक्त करते हैं। और यही माइटोकॉन्ड्रिया के पास जब जाता है तो विखंडित होकर कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और उसके अणु बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनाते हैं तथा जल एवं रासायनिक ऊर्जा को भी मुक्त करते हैं। हाँ, इस बात को आपको याद रखना है कि जल एवं रासायनिक ऊर्जा को मुक्त करते हैं। यही हमारा वायवीय श्वसन है। वायवीय श्वसन की बात कर ले कि वायवीय श्वसन होता क्या, तो बोलेंगे यह श्वसन का पहला चरण होता है। यह श्वसन का कैमा चरण है? पहला चरण है, जिसमें बनते हैं, क्या बनते हैं? पाइरूवेट बनते हैं। और यही पाइरूवेट विखंडित होने के लिए कहाँ जाते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनते हैं, टूटकर अणु बनते हैं और ये क्या देते हैं? जल एवं रासायनिक ऊर्जा को शरीर में मुक्त करते हैं। ये हमारी क्रिया कहलाती है, वायवीय क्रिया कहलाती है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे अवायवीय क्रिया। अवायवीय क्रिया, अवायवीय क्रिया, ठीक है। इसमें जानेंगे ये भी क्या है? श्वसन का प्रथम ही चरण है। ये भी क्या है? श्वसन का पहला ही चरण है। इसको भी आप बोल सकते हैं यह श्वसन का क्या है? प्रथम चरण है, ठीक है। हाँ, जिसके अंतर्गत देखिए यह श्वसन का प्रथम चरण, जिसमें ग्लूकोज के अणुओं का क्या होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। दोबारा से ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। इसके बाद ये किसके पास जाता है? पूर्ण ऑक्सीकरण के बाद ये कहाँ जाता है? तो फिर से कहाँ जाएगा? पाइरूवेट के पास जाता है, ठीक है। पाइरूवेट में विखंडित होता है। उसके पश्चात पाइरूवेट में क्या होता है? विखंडित होता है। जब पूर्ण ऑक्सीकरण के पश्चात, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है पश्चात, इसके बाद पाइरूवेट में क्या हो जाता है? विखंडित होता है। इसी क्रिया को हम बोलेंगे अवायवीय श्वसन, ठीक है। एक बार आप देख सकते हैं कि अवायवीय श्वसन या श्वसन का प्रथम चरण है, जिसमें ग्लूकोज के अणुओं का क्या होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण होता है दोबारा से, और इसके पश्चात पाइरूवेट विखंडित होता है। पाइरूवेट में विखंडित होता है या पाइरूवेट में परिवर्तित होता है। इस बात को भी याद रख सकते, परिवर्तित होता है, जिस क्रिया को हम क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अगला हम लोगों का होने वाला है कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या फ़र्क है, ठीक है। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, वायवीय दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। अगर आपसे पूछ देगा कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, तो बोलेंगे यह क्रिया, सबसे पहले याद रख लें कि वायवीय जो होता है यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ऑक्सीजन की क्या चीज़ में होती है? उपस्थिति में होती है, ठीक है। यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और यह क्रिया जो होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, ठीक है।
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। यह क्रिया अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है तो यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगी। ठीक है, इसमें वायवीय का प्रथम चरण क्या होता है? कोशिका द्रव में। अब इसका पहला चरण जो होता है, याद रखेंगे, इसका प्रथम चरण किस में होता है? तो कोशिका द्रव में। किस में होता है? तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि वायवीय का प्रथम चरण किस में होता है, तो कोशिका द्रव में होता है। और दूसरा चरण जो होता है, इसका दूसरा वाला चरण जो होता है, दूसरा चरण वो किस में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसका जो चरण होता है, इसका कोई भी चरण प्रथम और दूसरा नहीं, इसका यह क्रिया सीधे बोलेंगे, यह क्रिया कोशिका द्रव में ही होता है। यह क्रिया कोशिका द्रव में ही होता है। कोशिका द्रव में ही होता है। ठीक है, याद रखेंगे, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। इसका पहला चरण कोशिका द्रव में होता है, दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह क्रिया सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? कोशिका द्रव में होती है। ये अब एक और बात याद रखेंगे कि ये वायवीय जो होता है, अवायवीय की अपेक्षा, वायवीय की क्रिया जो होती है अवायवीय की अपेक्षा अधिक ऊर्जा मुक्त करती है। ये क्या करेगी? अधिक ऊर्जा मुक्त करती है। ये क्या करती है? अधिक ऊर्जा को मुक्त करती है। ठीक है, अधिक ऊर्जा को मुक्त करती है। और इसमें आप लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट इसका कि यह वायवीय की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? वायवीय की अपेक्षा कम ऊर्जा मुक्त करती है। कम ऊर्जा को मुक्त करती है। ठीक है, कम ऊर्जा मुक्त करती है। इस बात को आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद भी और भी बात सब है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। इसके फलस्वरूप क्या चीज़ बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। और क्या बनेंगे? जल का निर्माण होता है। बोल सकते हैं इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनते हैं? H2O बनते हैं। किसमें? वायवीय में। ठीक है, CO2 और H2O का निर्माण होता है। इसमें पाइरूवेट और एथेनॉल का निर्माण होता है। इसमें क्या चीज़ का निर्माण होता है? पाइरूवेट एवं एथेनॉल का निर्माण होता है। किस चीज़ का निर्माण होता है? पाइरूवेट एवं एथेनॉल का निर्माण होता है। तो इसमें यह चीज़ बनते हैं और इसमें यह चीज़ बनते हैं। इस चीज़ का निर्माण होता है। ठीक है, तो इतनी बात को आपको ख्याल में रखना है, इतनी बात को नॉलेज में रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको बताता चलो कि आज जो हम लोग जो श्वसन पढ़े हैं, श्वसन का आज ही टॉपिक, जो भी टॉपिक रहा है वो सिर्फ और सिर्फ श्वसन से टॉपिक रहेगा आज हम लोगों का। ठीक है, और टॉपिक के अंतर्गत आपने पढ़ा श्वसन के बारे में, श्वसन क्या होता है, श्वसन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं और श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, वायवीय और अवायवीय। वायवीय और अवायवीय के बारे में जाना डिटेल से, दोनों में क्या फ़र्क था, ATP क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक्स को आपने देख चुके हैं। ठीक है, या आपने देखा। ठीक है, इसके बाद जो मैं आपका टॉपिक होने वाला है, जितना भी टॉपिक है उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, क्लियर कराऊंगा। जब तक कि यहीं रहने देता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्द। जय हिंद साथियों।